वैनगार्ड के संस्थापक जॉन बोगल, जिनका 2019 में निधन हो गया, ने एक बार बताया था, पैसे के बारे में कहानी जो उस चीज पर प्रकाश डालती है जिसके बारे में हम पर्याप्त नहीं सोचते हैं। शेल्टर द्वीप पर एक अरबपति द्वारा दी गई एक पार्टी में कट वोनगुट ने जानकारी दी। उनके मित्र जोसेफ हिलर, जिसे उनके मेजबान एक हेज फंड मैनेजर ने बनाया था। हिलर ने अपनी बेतहाशा लोकप्रियता से जितना पैसा कमाया था, उससे कहीं अधिक पैसा एक ही दिन में कमाया। उपन्यास कैच-22 अपने पूरे इतिहास पर हिलर ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन मेरे पास है कुछ ऐसा जो उसके पास कभी नहीं होगा, पर्याप्त। पर्याप्त। मैं उस शब्द की सरल वाक्पटुता से स्तब्ध रह गया। 2 कारण। पहला, क्योंकि मुझे अपने जीवन में बहुत कुछ दिया गया है, और दूसरा, क्योंकि जोसेफ हिलर अधिक सटीक नहीं हो सकते थे हमारे समाज के एक महत्वपूर्ण तत्व के लिए, जिसमें कई सबसे धनी और भी शामिल हैं। हम में से सबसे शक्तिशाली, आज इस बात पर कोई सीमा नहीं है कि क्या पर्याप्त है, शामिल है। ये बहुत स्मार्ट और बहुत शक्तिशाली है। मैं पर्याप्त न होने के खतरों के 2 उदाहरण पेश करता हूँ, और क्या वे हमें सिखा सकते हैं। रजत गुप्ता का जन्म कोलकाता में हुआ था और वह किशोरावस्था में अनाथ हो गए थे। लोग बातें करते हैं उन विशेषाधिकार प्राप्त कुछ लोगों के बारे में जो तीसरे आधार पर जीवन शुरू करते हैं। गुप्ता भी नहीं कर सके। बेसबॉल स्टेडियम देखें। उन शुरुआतों से उन्होंने जो हासिल किया वह बिल्कुल अभूतपूर्व था। अपने 40 के दशक के मध्य तक गुप्ता दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित मैकिन्से के सीईओ थे। परामर्श केंद्र। वह संयुक्त राष्ट्र में भूमिकाएं निभाने के लिए 2007 में सेवानिवृत्त हुए। और विश्व आर्थिक मंच। उन्होंने परोपकारी कार्यों में भागीदारी की। बिल गेट्स। वह 5 सार्वजनिक कंपनियों के निदेशक मंडल में बैठे। से कोलकाता की मलिन बस्तियां। गुप्ता वस्तुतः सबसे अधिक मलिन बस्तियों में से एक बन गई थी। सफल व्यवसाय जीवित। उनकी सफलता के साथ साथ अपार धन संपत्ति भी प्राप्त हुई। 2008 तक गुप्ता कथित तौर पर थे। इसकी कीमत $100 मिलियन है। अधिकांश लोगों के लिए यह एक अथाह धनराशि है। 1.5 इतने पैसे पर प्रतिशत वार्षिक रिटर्न लगभग $600 प्रति घंटा उत्पन्न करता है। एक दिन में 24 घंटे। वह जीवन में जो चाहे वह कर सकता था, और वह जो चाहता था, हर दृष्टि से, मात्र एक करोड़पति बनना नहीं था। रजत गुप्ता अरबपति बनना चाहते थे, और वह इसे बुरी तरह चाहता था। गुप्ता गोल्डमैन सैक्स के निदेशक मंडल में बैठे, जिसने घेर लिया। वह दुनिया के कुछ सबसे धनी निवेशकों के साथ हैं। एक निवेशक उद्धृत करते हुए, निजी इक्विटी टाइकून के वेतन दिवस ने गुप्ता का वर्णन इस प्रकार किया, मुझे लगता है कि वह उस घेरे में रहना चाहता है। वह एक अरबपति मंडली है ना? गोल्डमैन जैसा है। करोड़ों लोग चक्कर लगाते हैं, ठीक है। वर्ग सही। इसलिए गुप्ता को एक आकर्षक विकल्प मिल गया। 2008 में, जब गोल्डमैन सैक्स वित्तीय संकट के प्रकोप से जूझ रहा था, वॉरेन बफे ने बैंक को जीवित रहने में मदद करने के लिए इसमें $5 बिलियन का निवेश करने की योजना बनाई। गोल्डमैन बोर्ड के सदस्य के रूप में गुप्ता को इस लेनदेन के बारे में पहले ही पता चल गया था। जनता, ये बहुमूल्य जानकारी थी। गोल्डमैन का जीवित रहना संदेह में था, और बफे का समर्थन निश्चित रूप से इसके स्टॉक को बढ़ाएगा। लंबित सौदे के बारे में जानने के 16 सेकंड बाद गुप्ता को फोन किया गया। गोल्डमैन बोर्ड की बैठक में फोन रख दिया और हेज को बुलाया। फंड मैनेजर का नाम राजरत्नम है। हालांकि कॉल रिकॉर्ड नहीं की गई थी। राजरत्नम ने तुरंत गोल्डमैन सैक्स के 175,000 शेयर खरीद लिए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या चर्चा हुई। बफे गोल्डमैन डील की घोषणा की गई। सार्वजनिक घंटे बाद में गोल्डमैन के शेयर में उछाल। राजरत्नम ने तेजी से $1 कमाया। 10 लाख। वह कथित प्रवृत्ति का सिर्फ एक उदाहरण था। SEC गुप्ता का दावा करता है, अंदरूनी सूत्रों की सलाह से $17 मिलियन का मुनाफा हुआ। यह आसान पैसा था, और अभियोजकों के लिए ये और भी आसान मामला था। गुप्ता और राजरत्नम दोनों अपने करियर के लिए अंदरूनी व्यापार के लिए जेल गए, और प्रतिष्ठा अपरिवर्तनीय रूप से नष्ट हो गई। अब बनी मैडॉफ पर विचार करें। उसका अपराध जगजाहिर है। मैडॉफ सबसे ज्यादा है। चार्ल्स पोंजी के बाद से कुख्यात पोंजी स्कीमर। मैडॉफ ने धोखा दिया। उसके अपराध का खुलासा होने से पहले 2 दशकों तक निवेशक विडंबनापूर्ण रूप से उचित। गुप्ता के प्रयास के कुछ सप्ताह बाद जिस बात को नजरअंदाज किया गया वह यह है कि मैडॉफ गुप्ता की तरह एक धोखेबाज से कहीं अधिक था। मैडॉफ को प्रसिद्ध बनाने वाली पोंजी योजना से पहले वह एक जंगली व्यक्ति था। सफल और वैध व्यवसाय। मैडॉफ एक बाजार निर्माता था, एक ऐसा काम जो स्टॉक के खरीदारों और विक्रेताओं से मेल खाता था।
वह इसमें बहुत अच्छा था। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसका वर्णन इस प्रकार किया है। 1992 में मैडॉफ की बाजार निर्माण कंपनी, उन्होंने एक अत्यधिक लाभदायक प्रतिभूति फर्म बर्नार्ड एल मैडॉफ का निर्माण किया है। निवेश प्रतिभूतियां जो स्टॉक ट्रेडों की एक बड़ी मात्रा को निकाल लेती है। बड़े बोर्ड से ट्रेडों की औसत दैनिक मात्रा $740 मिलियन मैडॉफ फर्म द्वारा एक्सचेंज से इलेक्ट्रॉनिक रूप से निष्पादित 9% के बराबर है। न्यूयॉर्क एक्सचेंज, श्री मैडॉफ की कंपनी इतनी तेजी से व्यापार निष्पादित कर सकती है और सस्ते में यह वास्तव में अन्य ब्रोकरेज फर्मों को प्रति शेयर 1 पैसा का भुगतान करता है। बोली और के बीच के अंतर से लाभ कमाते हुए अपने ग्राहकों के आदेशों को निष्पादित करें। उन कीमतों के बारे में पूछें जिन पर अधिकांश शेयर व्यापार करते हैं। यह कोई पत्रकार नहीं है जो किसी धोखाधड़ी का गलत वर्णन कर रहा है जिसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। मैडॉफ का बाजार निर्माण व्यवसाय वैध था, एक पूर्व कर्मचारी ने कहा। मैडॉफ के व्यवसाय की बाजार निर्माण शाखा ने $25 मिलियन और के बीच कमाया, प्रति वर्ष $50 मिलियन। बनी मैडॉफ का वैध गैर धोखाधड़ी वाला व्यवसाय किसी भी तरह से था। बड़ी सफलता, इसने उसे अत्यधिक और वैध रूप से धनवान बना दिया। और फिर भी धोखाधड़ी। हमें गुप्ता और मैडॉफ दोनों से यह सवाल पूछना चाहिए कि कोई क्यों करोड़ों डॉलर मूल्य की चीज और अधिक के लिए इतनी बेताब होगी। पैसा जिसे और भी अधिक पाने की चाहत में उन्होंने सब कुछ जोखिम में डाल दिया। अस्तित्व के कगार पर जी रहे लोगों द्वारा किया गया अपराध एक बात है। नाइजीरियाई घोटालेबाज कलाकार ने एक बार न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया था कि वह इसके लिए दोषी महसूस करता है। दूसरों को चोट पहुंचाना, लेकिन गरीबी आपको दर्द का एहसास नहीं कराएगी। गुप्ता और मैडॉफ ने जो किया वह कुछ अलग है। उनके पास पहले से ही था सब कुछ, अकल्पनीय धन, प्रतिष्ठा, शक्ति, स्वतंत्रता, और उन्होंने फेंक दिया। ये सब दूर है क्योंकि वे और अधिक चाहते थे। उन्हें पर्याप्त समझ नहीं थी। वे चरम उदाहरण हैं, लेकिन इसके गैर आपराधिक संस्करण भी हैं। व्यवहार, हेज फंड लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट में व्यापारियों का स्टाफ था। इनमें से प्रत्येक की कीमत व्यक्तिगत रूप से दसियों और करोड़ों डॉलर है। उनकी संपत्ति उनके अपने फंड में निवेश की गई, फिर उन्होंने इसमें इतना जोखिम उठाया और अधिक की तलाश में वे सब कुछ खोने में कामयाब रहे। 1998 में इतिहास के सबसे बड़े बुल मार्केट और सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था के बीच में खरगोश पालने का बाड़ा। बफेट ने बाद में इसे रखा। पैसा कमाने के लिए जो उनके पास नहीं था और जिसकी उन्हें जरूरत नहीं थी, उन्होंने जोखिम उठाया जो उन्होंने किया है और जरूरत है, और वह मूर्खतापूर्ण है। ये बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है। यदि आप जोखिम उठाते हैं, कुछ ऐसा जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, कुछ ऐसा जो आपके लिए महत्वहीन है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। जो आपके पास है उसे जोखिम में डालने का कोई कारण नहीं है, और जो आपके पास नहीं है उसके लिए आपको इसकी आवश्यकता है और जरूरत नहीं है। यह उन चीजों में से एक है जो जितनी स्पष्ट है उतनी ही इसे नजरअंदाज भी किया जाता है। हम में से कुछ के पास कभी $100 मिलियन होंगे, जैसा कि गुप्ता या मैडॉफ के पास था, लेकिन इस पुस्तक को पढ़ने वालों का मापने योग्य प्रतिशत किसी समय पर होगा। उनका जीवन, वेतन कमाना या प्रत्येक को कवर करने के लिए पर्याप्त धन होना, उचित चीज जो उन्हें चाहिए और बहुत कुछ जो वे चाहते हैं। यदि आप उनमें से एक हैं, तो कुछ बातें याद रखें। 1. सबसे कठिन वित्तीय कौशल गोलपोस्ट को आगे बढ़ने से रोकना है, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण में से एक है। अगर नतीजों के साथ उम्मीदें बढ़ती हैं तो ऐसा होता है। अधिक के लिए प्रयास करने में कोई तर्क नहीं है, क्योंकि डालने के बाद भी आप वैसा ही महसूस करेंगे। अतिरिक्त प्रयास, ये खतरनाक हो जाता है जब अधिक पैसा पाने का स्वाद चखने लगता है। अधिक शक्ति, अधिक प्रतिष्ठा संतुष्टि की तुलना में महत्वाकांक्षा को तेजी से बढ़ाती है। उस स्थिति में एक कदम आगे गोलपोस्ट को 2 कदम आगे धकेल देता है। आपको ऐसा लगता है, यदि आप पिछड़ रहे हैं और आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका अधिक से अधिक प्रयास करना है। जोखिम की अधिक मात्रा। आधुनिक पूंजीवाद 2 चीजों में माहिर है, धन पैदा करना और पैसा पैदा करना। ईर्ष्या करना, शायद वे साथ साथ चलें, अपने साथियों से आगे निकलने की चाहत हो सकती है। कड़ी मेहनत का ईंधन, लेकिन पर्याप्त भावना के बिना जीवन का कोई मजा नहीं है। खुशी, जैसा कि कहा जाता है, उम्मीदों को छोड़कर केवल परिणाम है। 2. सामाजिक तुलना यहाँ की समस्या है। एक नौसिखिया बेसबॉल खिलाड़ी पर विचार करें जो प्रति वर्ष $5 लाख कमाता है। वह है किसी के द्वारा परिभाषा अमीर, लेकिन मान लीजिए कि वह उसी टीम में खेलते हैं जिसमें माइक ट्राउट हैं। 12 वर्षीय $430 मिलियन का अनुबंध। तुलनात्मक रूप से नौसिखिया टूट गया है।
लेकिन फिर माइक ट्राउट के बारे में सोचें। प्रति वर्ष $36 मिलियन एक पागलपन है। पैसे की राशि, लेकिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाले शीर्ष 10 की सूची में जगह बनाने के लिए हेज फंड मैनेजरों के लिए 2018 में आपको कम से कम $340 मिलियन कमाने की जरूरत है। एक वर्ष। ट्राउट जैसे लोग अपनी आय की तुलना इसी से कर सकते हैं। और हेज फंड मैनेजर जो प्रति वर्ष $340 मिलियन कमाता है, उसकी तुलना करता है। खुद शीर्ष 5 हेज फंड प्रबंधकों में शामिल हैं, जिन्होंने कम से कम $770 कमाए 2018 में मिलियन। वे शीर्ष प्रबंधक वॉरेन जैसे लोगों से आगे देख सकते हैं। बफे, जिनकी व्यक्तिगत संपत्ति 2018 में $3.5 बिलियन बढ़ी। और बफे जैसा कोई व्यक्ति जेफ बेजोस से आगे निकल सकता है, जिनकी कुल संपत्ति है 2018 में $24 बिलियन की वृद्धि हुई। ये राशि प्रति घंटे से अधिक के बराबर है। पूरे एक साल में बना अमीर बेसबॉल खिलाड़ी। मुद्दा यह है कि सामाजिक तुलना की सीमा इतनी ऊंची है कि वस्तुतः नहीं कोई भी इसे कभी भी मार देगा। इसका मतलब यह है कि यह एक ऐसी लड़ाई है जिसे कभी नहीं जीता जा सकता, या वह जीतने का एकमात्र तरीका यह है कि शुरुआत में संघर्ष न करें, ये स्वीकार करें कि आप जीत सकते हैं। पर्याप्त है, भले ही यह आपके आसपास के लोगों से कम हो। मेरा एक मित्र लास वेगास की वार्षिक तीर्थयात्रा करता है। एक साल वह एक डीलर से पूछा, आप कौन से खेल खेलते हैं और आप कौन से कसिनो में खेलते हैं? डीलर ने अत्यंत गंभीर होकर उत्तर दिया, लास वेगास में जीतने का एकमात्र तरीका कैसीनो में प्रवेश करते ही बाहर निकलना है। ठीक इसी तरह से दूसरे लोगों के धन को अपने पास रखने की कोशिश का खेल चलता है, काम भी करता है। 3. बहुत हो गया, बहुत कम नहीं है। पर्याप्त होने का विचार छोड़ना रूढ़िवाद जैसा लग सकता है। मेज पर अवसर और संभावनाएं। मुझे नहीं लगता कि यह सही है। बहुत हो गया का अर्थ है कि इसके विपरीत और अधिक के लिए एक अतिरिक्त भूख तुम्हें पछतावे की हद तक धकेल देगा। ये जानने का एकमात्र तरीका है कि आप कितना खाना खा सकते हैं जब तक कि आप खा न लें। बीमार, कुछ लोग इसे आजमाते हैं क्योंकि उल्टी किसी भी अच्छे भोजन की तुलना में अधिक कष्टदायक होती है। के लिए कुछ कारणों से वही तर्क व्यवसाय और निवेश में लागू नहीं होता है, और बहुत से लोग और अधिक तक पहुंचना तभी बंद कर देंगे जब वे टूट जाएंगे और मजबूर हो जाएंगे। यह उतना ही निर्दोष हो सकता है जितना कि काम में थक जाना या जोखिम भरा निवेश। आवंटन आप बनाए नहीं रख सकते। दूसरे छोर पर रजत गुप्ता और हैं दुनिया में बनी मैडॉफ्स, जो चोरी का सहारा लेते हैं क्योंकि हर डॉलर ऐसा करता है, परिणाम की परवाह किए बिना पहुंचने लायक। जो भी हो, संभावित डॉलर को नकारने में असमर्थता अंततः पकड़ में आ जाएगी। आप पर है। 4. ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें जोखिम में डालना कभी उचित नहीं है, चाहे क्षमता कुछ भी हो। पाना। जेल से रिहा होने के बाद रजत गुप्ता ने द न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया, एक सबक सीखा था, किसी भी चीज से बहुत अधिक न जुड़े, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी उपलब्धियों से, या इसमें से कोई भी। मैं अब इसके बारे में सोचता हूँ, इससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, ये बात अन्यायपूर्वक मेरी प्रतिष्ठा नष्ट कर दी। ये केवल परेशान करने वाली बात है अगर मैं इतना जुड़ा हुआ हूँ मेरी प्रतिष्ठा के लिए। ऐसा लगता है कि यह उनके अनुभव का सबसे खराब संभावित निष्कर्ष है। और क्या मैं कल्पना करता हूँ कि यह एक ऐसे व्यक्ति का आरामदायक आत्म औचित्य है जो हताश है, अपनी प्रतिष्ठा वापस चाहता है लेकिन जानता है कि यह चली गई है। प्रतिष्ठा अमूल्य है, स्वतंत्रता और स्वतंत्रता अमूल्य हैं, परिवार और दोस्त अमूल्य हैं, जिनसे आप प्रेम करना चाहते हैं उनसे प्रेम किया जाना अमूल्य है, खुशी अमूल्य है। और इन चीजों को बनाए रखने में आपका सबसे अच्छा प्रयास ये जानना है कि कब रुकने का समय है, जोखिम उठाना जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है, ये जानना कि आपके पास कब पर्याप्त है। अच्छी खबर यह है कि पर्याप्त निर्माण के लिए सबसे शक्तिशाली उपकरण है उल्लेखनीय रूप से सरल, और इसमें जोखिम लेने की आवश्यकता नहीं है जो किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। इन चीजों का वह अगला अध्याय है। एक ही क्षेत्र के पाठ अक्सर हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें सिखा सकते हैं। असंबंधित क्षेत्र। हिम युगों का अरबों वर्ष का इतिहास लीजिए और वे क्या हैं। हमें अपना पैसा बढ़ाने के बारे में सिखाएं। पृथ्वी के बारे में हमारा वैज्ञानिक ज्ञान आपकी सोच से कहीं अधिक युवा है। ये समझने में कि दुनिया कैसे काम करती है, इसमें अक्सर इसके नीचे गहराई से खोजबीन करना शामिल होता है। सतह कुछ हिस्सा जो हम हाल तक नहीं कर पाए थे। इसहाक न्यूटन ने हमसे सैकड़ों वर्ष पहले ही तारों की गति की गणना कर ली थी। हमारे ग्रह की कुछ बुनियादी बातों को समझा। 19वीं शताब्दी तक वैज्ञानिक इस बात पर सहमत नहीं थे कि पृथ्वी पर है
कई बार बर्फ से ढका हुआ था। इसके बहुत अधिक सबूत थे। अन्यथा बहस करें, पूरी दुनिया में पहले से जमे हुए लोगों की उंगलियों के निशान मौजूद हैं। विश्व यादृच्छिक स्थानों पर बिखरे हुए विशाल पत्थर चट्टानों के बिस्तरों को उखाड़ दिया गया। पतली परतों के लिए साक्ष्य स्पष्ट हो गया कि एक भी हिमयुग नहीं था, लेकिन 5 अलग अलग चीजें जिन्हें हम माप सकते हैं। ग्रह को जमने, उसे नए सिरे से पिघलाने और जमने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा। यह एक बार फिर चौंका देने वाला है। पृथ्वी पर वस्तुतः क्या कारण हो सकता है? ये चक्र, ये हमारे ग्रह पर सबसे शक्तिशाली शक्ति होनी चाहिए। और वो ये था, बिल्कुल उस तरीके से नहीं जिस तरह से किसी को उम्मीद थी। हिमयुग क्यों घटित हुआ, इसके बारे में बहुत सारे सिद्धांत थे। पता लगाने के लिए उनके विशाल भूवैज्ञानिक प्रभाव के सिद्धांत समान रूप से भव्य थे। ऐसा सोचा गया था कि पर्वत श्रृंखलाओं के उत्थान ने पृथ्वी को स्थानांतरित कर दिया होगा। जलवायु को बदलने के लिए पर्याप्त हवाएं। अन्य लोगों ने इस विचार का समर्थन किया कि बर्फ थी। प्राकृतिक अवस्था बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोटों से बाधित हुई जिसने हमें गर्म कर दिया। लेकिन इनमें से कोई भी सिद्धांत हिमयुग के चक्र का कारण नहीं बता सका। पर्वत श्रृंखलाओं का विकास या कुछ विशाल ज्वालामुखी एक बर्फ की व्याख्या कर सकते हैं। आयु, ये 5 की चक्रीय पुनरावृत्ति की व्याख्या नहीं कर सका। 1900 की शुरुआत में मिलुटिन मिलिनकोविच नामक एक सबयाई वैज्ञानिक ने अध्ययन किया। अन्य ग्रहों के सापेक्ष पृथ्वी की स्थिति और बर्फ का सिद्धांत सामने आया। अब हम जो युग जानते हैं वो सटीक है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और चंद्रमा धीरे धीरे पृथ्वी की गति को प्रभावित करता है और सूर्य की ओर झुकता है। भागों के दौरान इस चक्र में से प्रत्येक जो हजारों वर्षों तक चल सकता है। पृथ्वी के गोलार्धों को सौर विकिरण की तुलना में थोड़ा अधिक या थोड़ा कम मिलता है। वे अभ्यस्त हैं और यहीं से मजा शुरू होता है। मिलनकोविच के सिद्धांत ने शुरू में पृथ्वी के गोलार्धों के झुकाव को माना था। इससे इतनी भीषण सर्दी हुई कि ग्रह बर्फ में तब्दील हो गया। लेकिन व्लादिमीर कोपेन नाम के रूसी मौसम विज्ञानी ने गहराई से खुदाई की। मिलनकोविच का काम और एक आकर्षक बारीकियों की खोज की। मध्यम ठंडी गर्मियां, ठंडी सर्दियां नहीं, बर्फीले कारण थे। इसकी शुरुआत तब होती है जब गर्मी इतनी गर्म नहीं होती कि पिछली गर्मी को पिघला सके। सर्दी की बर्फ, बचा हुआ बर्फ का आधार बर्फ जमा करना आसान बनाता है। अगली सर्दियों में, जिससे चारों ओर बर्फ चिपके रहने की संभावना बढ़ जाती है। अगली गर्मियों में, जो और भी अधिक संचय को आकर्षित करता है। सर्दियों के बाद सतत बर्फ सूर्य की किरणों को अधिक परावर्तित करती है, जो ठंडक को बढ़ा देता है, जिससे अधिक बर्फबारी होती है और यह सिलसिला जारी रहता है। इसके अंदर कुछ 100 वर्षों में एक मौसमी बर्फ का टुकड़ा महाद्वीपीय बर्फ की चादर में बदल जाता है और आप दौड़ में शामिल हो गए हैं। यही बात उल्टी भी होती है। एक कक्षीय झुकाव अधिक सूर्य के प्रकाश को अंदर आने देता है। सर्दियों के स्नोपैक को अधिक पिघला देता है, जो निम्नलिखित प्रकाश को कम परावर्तित करता है। वर्षों में, जिससे तापमान बढ़ता है, जो अगले वर्ष अधिक बर्फबारी को रोकता है। वर्ष इत्यादि, यही चक्र है। यहाँ आश्चर्यजनक बात यह है कि कोई चीज अपेक्षाकृत रूप से कितनी बड़ी हो सकती है। स्थितियों में छोटा परिवर्तन। आप बची हुई बर्फ की एक पतली परत से शुरुआत करें, एक ठंडी गर्मी से जिसके बारे में कोई कुछ भी नहीं सोचेगा, और फिर एक में भूवैज्ञानिक पलक झपकते ही पूरी पृथ्वी मीलों मोटी बर्फ से ढक जाती है। जैसा ग्लेशियोलॉजिस्ट वेन शुल्ट्ज का कहना है, यह जरूरी नहीं कि बर्फ की मात्रा हो, इससे बर्फ की चादरें जम जाती हैं, लेकिन सच तो यह है कि बर्फ भले ही कम हो, टिकती है। हिमयुग से बड़ी सीख यह है कि इसके लिए आपको अत्यधिक बल की आवश्यकता नहीं होती है। जबरदस्त परिणाम बनाएं। अगर कुछ जुड़ता है, अगर थोड़ी सी वृद्धि भविष्य के लिए ईंधन के रूप में काम करती है। विकास एक छोटा सा आरंभिक आधार इतने असाधारण परिणाम दे सकता है। तर्क की अवहेलना करना, यह इतना तर्क विरोधी हो सकता है कि आप जो है उसे कमा के। संभव है, विकास कहाँ से आता है और इससे क्या हो सकता है। और पैसे के साथ भी ऐसा ही है। 2000 से अधिक पुस्तकें इस बात पर समर्पित हैं कि वॉरेन बफे ने अपना निर्माण कैसे किया। भाग्य, उनमें से कई अद्भुत हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस पर पर्याप्त ध्यान देते हैं। सबसे सरल तथ्य, बफे का भाग्य सिर्फ एक अच्छा निवेशक होने के कारण नहीं है, बल्कि वह बचपन से ही एक अच्छा निवेशक रहा है। जैसा कि मैंने ये लिखा है, वॉरेन बफे की कुल संपत्ति $84 और 50 बिलियन है। उसमें से $84 और 20 सेंट उनके 50वें जन्मदिन के बाद अरबों रुपए जमा हो गए। उनके बाद 81.5 अरब डॉलर आए। 60 के दशक के मध्य में सामाजिक सुरक्षा के लिए अर्हता प्राप्त की।
वॉरेन बफे एक अद्भुत निवेशक हैं, लेकिन यदि आप एक मुख्य बिंदु भूल जाते हैं, अपनी सारी सफलता को निवेश कौशल से जोड़ें। उनकी सफलता की असली कुंजी है, वह 3/4 सदी से एक अभूतपूर्व निवेशक रहे हैं। उसके पास था 30 की उम्र में निवेश शुरू करना और 60 की उम्र में रिटायर होना। ऐसा कम ही लोगों को पता होगा। कभी उसके बारे में सुना है? एक छोटे से विचार प्रयोग पर विचार करें। बफे ने 10 साल की उम्र में गंभीर निवेश शुरू किया। जब वह 30 वर्ष के थे तो उनकी कुल संपत्ति $1 मिलियन थी, या $9.30 मिलियन समायोजित की गई थी। मुद्रास्फीति। क्या होता यदि वह एक अधिक सामान्य व्यक्ति होता और अपनी किशोरावस्था और 20 वर्ष की आयु खोजबीन में बिताता? दुनिया और उसके जुनून को खोजना, और 30 साल की उम्र तक उसकी कुल संपत्ति थी, मान लीजिए $25,000, और मान लीजिए कि वह फिर भी असाधारण वार्षिक निवेश अर्जित करता रहा। वह रिटर्न 22% वार्षिक अर्जित करने में सक्षम है, लेकिन उसने निवेश करना छोड़ दिया। गोल्फ खेलने और अपने पोते पोतियों के साथ समय बिताने के लिए 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्त हुए। आज उसकी कुल संपत्ति का एक मोटा अनुमान क्या होगा? $84.5 अरब नहीं, $11.90 मिलियन। उनकी वास्तविक निवल संपत्ति से 99.9% कम। प्रभावी रूप से वॉरेन बफे की सारी वित्तीय सफलता इससे जुड़ी हो सकती है। उन्होंने अपने युवावस्था के वर्षों में वित्तीय आधार बनाया और अपनी लंबी उम्र तय की। अपने बुढ़ापे के वर्षों में बनाए रखा। उनका कौशल निवेश करना है, लेकिन उनका रहस्य समय है। इस तरह कंपाउंडिंग काम करती है। इसे दूसरे तरीके से सोचें। बफे अब तक के सबसे अमीर निवेशक हैं, लेकिन वह है वास्तव में सबसे बड़ा नहीं, कम से कम जब औसत वार्षिक द्वारा मापा जाता है तो नहीं। रिटर्न हेज फंड रेनेसां टेक्नोलॉजीज के प्रमुख जिम सिमंस ने 1988 से सालाना 66% चक्रवृद्धि धन, कोई भी इसके करीब नहीं आता। ये रिकॉर्ड, जैसा कि हमने अभी देखा, बफे ने लगभग 22% की दर से चक्रवृद्धि की है। सालाना 1/3 जितना। जैसा कि मैंने लिखा है, सिमंस की कुल संपत्ति $21 अरब है। वह है, और मैं जानता हूं कैसे। जिन संख्याओं से हम निपट रहे हैं उन्हें देखते हुए ये हास्यास्पद लगता है, 75% कम अमीर बफे की तुलना में। यदि सिमंस इतना बेहतर निवेशक है तो यह अंतर क्यों है? क्योंकि सिमंस 50 वर्ष की आयु होने तक उन्हें अपने निवेश में प्रगति नहीं मिली। उसके पास कम है। बफे की तुलना में कंपाउंडिंग में आधे से अधिक वर्ष लगे। यदि जेम्स सिमंस के पास होता, बफे ने 70 साल की अवधि में अपना 66% वार्षिक रिटर्न अर्जित किया। वह जितनी संपत्ति के लायक होगा, कृपया अपनी सांस रोकें। 63 क्विंटल, 900 क्वाड्रिलियन, 781 ट्रिलियन, 780 अरब, 748 करोड़, 160 हजार डॉलर। ये हास्यास्पद, अव्यावहारिक संख्याएं हैं। मुद्दा यह है कि जो जैसा दिखता है, विकास संबंधी धारणाओं में छोटे छोटे बदलाव हास्यास्पद, अव्यावहारिक हो सकते हैं। नंबर, और इसलिए जब हम अध्ययन कर रहे हैं कि कोई चीज ऐसी क्यों बनी, ये कितना शक्तिशाली है, हिमयुग क्यों बना, या वॉरेन बफे ऐसा क्यों है अमीर, हम अक्सर सफलता के प्रमुख कारकों को नजरअंदाज कर देते हैं। मैंने कई लोगों को ये कहते हुए सुना है कि पहली बार उन्होंने चक्रवृद्धि ब्याज देखा था। तालिका या उन कहानियों में से एक कि आपके पास और कितना होगा। सेवानिवृत्ति के बाद यदि आपने 20 की तुलना में 30 की उम्र में बचत करना शुरू किया तो उन्हें बदल दिया जिंदगी। लेकिन शायद ऐसा नहीं हुआ। इससे संभवतः उन्हें आश्चर्य हुआ होगा, क्योंकि परिणाम सहज रूप से सही नहीं लगे। रैखिक सोच बहुत अधिक है, घातीय सोच की तुलना में सहज ज्ञान युक्त। अगर मैं आपसे हिसाब लगाने को कहूं, आपके दिमाग में 8 जोड़ 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 8, आप इसे कुछ सेकंड में कर सकते हैं। ये 72 है। अगर मैं आपसे 8 गुना 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 8 की गणना करने के लिए कहूं, तो आपका सिर फट जाएगा। ये है 134,217,728। IBM ने 1950 के दशक में 3.5 मेगाबाइट हार्ड ड्राइव बनाई। 1960 के दशक की बातें, कुछ दर्जन मेगाबाइट में जा रहे थे। 1970 के दशक तक IBM का विंचेस्टर ड्राइव में 70 मेगाबाइट थे। फिर ड्राइव आकार में तेजी से छोटी हो गई। अधिक भंडारण। 1990 के दशक की शुरुआत में एक सामान्य पीसी में 200-500 मेगाबाइट होते थे, और फिर वाम चीजें फट गईं। 1999 एप्पल का iMac 6 गीगाबाइट हार्ड ड्राइव के साथ आता है। 2003 पावर मैक पर 120 गिग्स। 2006 नए iMac पर 250 गिग्स। 2011 पहली 4 टेराबाइट हार्ड ड्राइव।
2017 -60 टेराबाइट हार्ड ड्राइव, 2019 100 टेराबाइट हार्ड ड्राइव। इन सबको एक साथ रखें। 1950 से 1990 तक हमने 296 मेगाबाइट प्राप्त किए। से 1990 से आज तक हमने 100 मिलियन मेगाबाइट प्राप्त किए। यदि आप 1950 के दशक में प्रौद्योगिकी के प्रति आशावादी होते तो आपने इसकी भविष्यवाणी की होती। व्यवहारिक भंडारण 1000 गुना बड़ा हो जाएगा, शायद 10,000 बार बड़ा। यदि आप बाढ़ के लिए झूल रहे थे, कुछ लोगों ने कहा होगा 30, मेरे जीवन काल में लाखों गुना बड़ा। लेकिन वही हुआ। कंपाउंडिंग की प्रति सहज ज्ञान युक्त प्रकृति हम में से सबसे चतुर लोगों को भी इसकी ओर ले जाती है। इसकी शक्ति को नजरअंदाज करें। 2004 में बिल गेट्स ने आश्चर्य जताते हुए नए जीमेल की आलोचना की। किसी को गीगाबाइट स्टोरेज की आवश्यकता क्यों होगी? लेखक स्टीवन लेवी ने लिखा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के साथ उनकी मुद्रा के बावजूद उनकी मानसिकता थी। भंडारण के पुराने प्रतिमान पर आधारित एक वस्तु है जो होना ही चाहिए, संरक्षित। आप कभी भी इस बात के आदी नहीं होते कि चीजें कितनी तेजी से बढ़ सकती हैं। यहाँ खतरा यह है कि जब कंपाउंडिंग सहज नहीं होती है तो हम अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं। इसकी क्षमता और अन्य माध्यमों से समस्याओं को हल करने पर ध्यान केंद्रित करना नहीं क्योंकि हम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम शायद ही कभी विचार करना बंद करते हैं। संयोजन क्षमता। बफे की सफलता को उजागर करने वाली 2000 पुस्तकों में से किसी का भी शीर्षक दिस गाय नहीं है। एक सदी की 3/4 से लगातार निवेश कर रहा है। हम लेकिन जान लें कि यही उसकी अधिकांश सफलता की कुंजी है। इसे लपेटना कठिन है। आप उस गणित पर ध्यान दें क्योंकि यह सहज ज्ञान युक्त नहीं है। आर्थिक चक्रों, व्यापारिक रणनीतियों और सेक्टर दांव पर किताबें हैं, लेकिन सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण पुस्तक को शट अप एंड वेट कहा जाना चाहिए। यह आर्थिक विकास के दीर्घकालिक चार्ट वाला सिर्फ एक पृष्ठ है। व्यवहारिक उपाय यह है कि कंपाउंडिंग की प्रति सहजता हो सकती है। अधिकांश निराशाजनक व्यापारों, खराब रणनीतियों आदि के लिए जिम्मेदार हों। सफल निवेश प्रयास। आप लोगों को अपना सारा प्रयास जो कुछ वे करते हैं उसमें लगाने के लिए दोष नहीं दे सकते। सीखें और वे क्या करते हैं उच्चतम निवेश रिटर्न अर्जित करने का प्रयास करने के लिए। यह सहज रूप से अमीर बनने का सबसे अच्छा तरीका लगता है, लेकिन अच्छा निवेश जरूरी नहीं कि उच्चतम रिटर्न अर्जित करे, क्योंकि उच्चतम रिटर्न एक मुश्त हिट होते हैं जिन्हें दोहराया नहीं जा सकता। इसका बहुत अच्छे रिटर्न अर्जित करने के बारे में, जिस पर आप टिके रह सकते हैं और जो हो सकता है सबसे लंबे समय तक दोहराया गया, तभी कंपाउंडिंग चलती है। जंगली, इसके विपरीत भारी रिटर्न अर्जित करना जिसे रोका नहीं जा सकता की ओर ले जाता है। कुछ दुखद कहानियां, हमें उन्हें बताने के लिए अगले अध्याय की आवश्यकता होगी।